तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हंटर हंटर की इस न्यू वीडियो में, जहां इस वीडियो के बाद से हम हंटर हंटर की सक्सेशन वॉर आर्क के बारे में जानने लगेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को चालू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है फोर्थ प्रिंस सेरेनिक, जो अपनी बॉडीगार्ड तेता से पूछता है कि वहाँ सब कैसा चल रहा है, जिसमें तेता बताती है कि जिन 5 लोगों को ये लोग ने हंटर एसोसिएशन भेजा था हंटर एग्जाम क्लियर करने के लिए, उन 5 ने कुछ कंडीशन के साथ एग्जाम क्लियर कर लिया है। इस पर फोर्थ प्रिंस बोलता है ये होगा उसकी उम्मीद तो मैंने पहले ही कर ली थी, एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो एसोसिएशन ने हमारी हेल्प कर दी है करके, क्योंकि जब हम लोग ब्लैक व्हेल पर जाएंगे तो उस शिप पर हर एक प्रिंस के साथ मैक्सिमम 15 फॉलोअर्स रहेंगे, एंड मैक्सिमम 15 फॉलोअर्स अलाउड करने का डिसीजन पहले ही हो चुका था। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम इन पर काम हुआ है। एंड इसका मतलब ये है कि हंटर एसोसिएशन ने अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराया है उसमें जो भी हंटर बनेंगे, एंड अगर वो लोग के पास पोटेंशियल होगा तो सेरेनिक वो लोग को पिक कर लेगा एज वन ऑफ हिज फॉलोअर। एंड तभी फोर्थ प्रिंस बोलता है कि बाकी के जो प्रिंस है उन लोग को भी ऐसा ही कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि कोई दिमाग से पैदल बंदा ही होगा जो ये डिसीजन नहीं लेगा। ऐसे सिचुएशन में जितने ज्यादा ट्रस्टवर्दी एलाइज हो उतना ही एडवांटेज मिलेगा, और ये तब और जरूरी हो जाता है जब आपस में दुश्मनी रखने वाले भाइयों को हफ्तों तक एक ही शिप पर सर्वाइव करना हो। एंड इसके बाद तेता बोलती है बस एक प्रॉब्लम है, मुझे एक क्लियर वार्निंग मिली है कि अगर इंटेरोगेशन या क्वेश्चनिंग के दौरान किसी कैंडिडेट ने झूठ बोला या इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश की तो एसोसिएशन उन्हें ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देगी। एंड इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग कोई स्पेशल डिवाइस यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें सारे असाइनमेंट, ऑर्डर एंड ट्रोन के सक्सेशन से जुड़ी हुई हर एक कॉम्प्लेक्स डिटेल अच्छे से समझा दी है। एंड इसके बाद सेरेनिक बोलता है कि ठीक है, नाइस जॉब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तभी सेरेनिक खुद से बोलता है तो जो गार्ड्स नहीं है वो सिर्फ बेंजामिन और टाइसन के थे, राइट? तेता बोलती है यस सर, क्या मैं जान सकती हूँ आपने ऐसा गेस क्यों किया? सीधी सी बात है, घमंड और जलन। बेंजामिन एक ईगोइस्टिक बंदा है, वो हंटर एसोसिएशन को कभी इस लायक नहीं समझेगा कि वो उसके फेवरेट सोल्जर्स को जज करे, और टाइसन अपने प्यारे सोल्जर्स को कभी बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि वो खुद ही डरता है कि कोई उनके बहुत करीब ना आ जाए। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि बाकी किसी प्रिंस का कोई गार्ड एग्जाम में फेल भी हुआ है? इस पर तेता बोलती है हाँ, 7th प्रिंस लूजरूस के सारे सोल्जर्स फेल हो गए, और उसके बाद उन्होंने एसोसिएशन के साथ बहसबाजी भी की। एंड इस पर प्रिंस अपने मन में सोचते हुए हंसता है और बोलता है मुझे पता ही था कि कुछ गधे बिना सोचे समझे इस पर कूद पड़ेंगे। उसने पक्का अपने सोल्जर्स को कोई डेंजरस इंस्ट्रक्शन दिया होगा, बिना लाई डिटेक्टर के बारे में सोचे। इसके बाद सेरेनिक बोलता है ठीक है तेता, तूने बहुत बढ़िया किया, जब तुम वापस आओ तो नॉर्मल गार्ड की ड्यूटी पर लौट जाना। शिप पर सवार होने के बाद गार्ड्स की पोजीशन और ऑर्डर्स मैं पर्सनली अनाउंस करूंगा, और हाँ, सभी को ब्लू व्हेल शिप का प्लान बांट दो और उनसे कहो कि इसका स्ट्रक्चर ध्यान से याद कर लें। हमें हर एक शॉर्टकट, ब्लाइंड स्पॉट, ट्रांसफर टाइम और हर उस पॉसिबिलिटी को एग्जामिन करना होगा जहाँ कुछ बदला जा सकता है। एंड इस पर तीता यस सर बोलती है, जिसके बाद सेरेनिक अपने मन में सोचता है ऐसा लग रहा है कि जैसे 7 डेडली सिंस में से कुछ मिसिंग है। हाँ, कंप्लीट इग्नोरेंस। जो लोग अपनी लिमिट्स नहीं जानते वो इस दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं, और इस बात का तो सवाल भी पैदा नहीं होना चाहिए कि उन सुअरों में से कोई भी मेरी जगह अगला किंग बनेगा। एंड इसी के साथ सेरेनिक से सीन शिफ्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन पर, जहां मिजाई और क्रोपिका बात करते हैं। लेकिन इनकी बातों में जाने से पहले मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ कि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि क्रोपिका अपनी ड्राउजिंग चेन प्लस एम्परर टाइम वाली एबिलिटी को यूज करता है, जिसके चलते वो ये पता कर सकता है कि कौन सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन इस बात की गारंटी क्रोपिका नहीं लेता कि इसकी एबिलिटी 100% वर्क करेगी हर इंसान पर, क्योंकि अगर किसी बंदे की मेमोरीज को मैनिपुलेट कर दिया जाए बिना उस बंदे को पता लगे, एंड वो सच समझकर झूठ भी बोल रहा होगा, तो क्रोपिका की एबिलिटी उस पर वर्क नहीं करेगी, ऐसा क्रोपिका ने खुद ही कहा है। एंड इसके बाद से मिजाइल बोलता है मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। मैं जानता हूँ मेरी ज्यादातर रीजनिंग असम्पशन पर बेस होती है, पर फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ज़ोडिएक्स के अंदर किसी के पास भी ऐसी पावर्स नहीं होनी चाहिए। क्यों? मैंने नहीं होनी चाहिए इसलिए कहा क्योंकि मैं उन सभी के पावर्स के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हमें जल्दी ही पता चल जाएगी। एंड इसके बाद मिजाइल बताता है कि ओरिजिनल ज़ोडिएक के अंदर टोटल 3 ग्रुप्स थे, एंड इवन किसी नॉर्मल मिशन के लिए भी सिर्फ यही ग्रुप के मेंबर्स हमेशा साथ मिलकर काम करते थे। एंड इसमें भी पेरिस्टन एंड जीन वर द ओनली एक्सेप्शन, क्योंकि ज़ोडिएक्स में सिर्फ यही दोनों थे जो बिना किसी हंटर की मदद लिए अकेले ही काम करना पसंद करते
करते हैं। एंड इसी बीच मिज़ाय बताता है कि उसको कुछ ग्रुप मेंबर्स की पावर्स के बारे में तो पता है, लेकिन बाकी ग्रुप के मेंबर्स के पावर के बारे में उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है। एंड एज वी ऑल नो कि इस बार ये लोग जा रहे हैं डार्क कॉन्टिनेंट, जिसके चलते ये लोग अपना पिछला ग्रुप वाला फॉर्मेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड एक न्यू स्पेशल टीम वाला फॉर्मेशन बनाया गया है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। एंड सारे ज़ोडिएक्स अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना चाहते हैं, जिसके चलते ये लोग ने कंसेंट दे दिया है कि ये लोग एक दूसरे को अपने पावर्स के बारे में बताएंगे एंड बाकी की इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहेंगे। एंड इस पर क्रोपिका बोलता है कि मैम मेरे को भी अपनी पावर दिखाकर खुद को इनोसेंट प्रूव करना होगा क्या। एंड इस पर मिज़ाय बोलता है मैंने लियो से सुन रखा है तुम्हारे बारे में, और मेरा प्लान कभी भी तुमसे तुम्हारी पावर की डिटेल्स मांगने का बिल्कुल नहीं रहा है, और जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ वो भी मैं किसी और को नहीं बताने वाला, लेकिन इसके बदले में मैं भी तुम्हें बाकी ज़ोडिएक्स की पावर के बारे में नहीं बता सकता, सॉरी। एंड इस पर क्रोपिका बोलता है सर कोई बात नहीं, एंड वो हंसने लग जाता है, जिस पर मिज़ाय आज की क्या हुआ। एंड क्रोपिका बताता है कि भाई मैं तो बस यही सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ अकेले होता तो शायद चीजें इतनी स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाती, एंड ये तो लियोरियो की वजह से है कि इसको इतनी मदद मिल पा रही है। एंड इस पर मिज़ाय भी बोलता है कि भाई वी आर थैंकफुल टू यू एज वेल। एंड इसके बाद घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है कि मिज़ाय बताता है कि क्रोपिका के पास जैसी पावर्स है वैसा ज़ोडिएक्स के अंदर किसी के पास भी वैसी पावर नहीं है। एंड इसके बाद मिज़ाय भाई बहुत गंदा ज्ञान फैलता है कि उसने ये छान मारा, वो छान मारा, उसके बाद उसने ये डॉक्यूमेंट पढ़ा, वो देखा, उसके मिशन के रिकॉर्ड पढ़े, फलाना ढिमकाना ये सब किया, लेकिन उसके बावजूद भी मिज़ाय को पता चलता है कि किसी के पास भी क्रोपिका की जैसी पावर नहीं है। एंड इसी बीच ये है म्यू, ये है जुंडे। मिज़ाय को ये दोनों बहुत केपेबल इंडिविजुअल लग रहे थे, लेकिन बेचारे लोगों को फेल करा दिया गया, स्पेशली जुंडे को, क्योंकि मिज़ाय उसको यूज करने वाला था एज अ मीडिएटर बिटवीन द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टीम। एंड उसके बाद मिज़ाय स्टॉर्म और थोड़ा इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन मेन इन्फॉर्मेशन ये रहती है ये सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद मिज़ाय स्टॉर्म को एक सबसे ज्यादा सस्पिशियस चीज पता चलती है कि चेयरमैन इलेक्शन हारने के बाद भी प्रेसिडेंट ने आखिर एसोसिएशन को क्यों छोड़ा। एंड वो ये रहती है कि एसोसिएशन के अंदर ही अभी भी उसके कुछ खास दोस्त मौजूद हैं, हालांकि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। एंड इस पर क्रोपिका बोलता है अच्छा मैं समझ गया, मैं छिपकर इन्वेस्टिगेशन करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं इस मैटर में आपकी डायरेक्ट हेल्प भी कर सकता हूँ। जिसके तुरंत बाद ही मिज़ाय एक इमरजेंसी मीटिंग बुला देता है। सायु फालतू बात बोलता है एंड वोक्ता पूछता है कि भाई इस मीटिंग का रीजन पावर से रिलेटेड है क्या, जिसमें मिज़ाय बोलता है हाँ, उसी सिलसिले में एक ऐसी चीज है जिसे लेकर मुझे पूरी तरीके से श्योर होना है। एंड इससे पहले कि हम ये एक्सपीडिशन शुरू करें, ये जानने के बावजूद भी कि बियॉन्ड का आदमी हमारे बीच कहीं छुपा हो सकता है, तो क्या तुम लोग अब भी अपनी पावर सबके सामने रिवील करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं अपनी पावर रिवील करने के लिए तैयार हूँ। मेरी एबिलिटी का नाम है क्रॉस गेम, जो सामने वाले की मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। उन्हें ये 3 अलग अलग कार्ड्स दिखाकर, ब्लू कार्ड का मतलब है कोर्ट रूम में एंट्री देना, येलो कार्ड का मतलब है रिस्ट्रेन करना, और रेड कार्ड का मतलब है उन्हें रूम से बाहर निकलने पर मजबूर कर देना। एंड तभी मिज़ाय बोलता है मैं अपना मिशन हर हाल में पूरा करूंगा, चाहे यहाँ हमारे बीच अलग माइंडसेट या अलग पोजीशन रखने वाले लोग ही क्यों ना बैठे हो। मेरा मानना है कि ये पूरा मामला सिर्फ आपके रिजॉल्व का है। एंड ये सब क्रोपिका कैमरे में से देखता रहता है। एंड तभी हम देखते हैं कि फिर से सारे ज़ोडिएक्स हैरान हो जाते हैं। एंड ये सुनने के बाद कानजाई तो भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड मिज़ाय से सीधा मारा पीटी कर देगा, ऐसा ही लगता है। एंड उसके बाद मिज़ाय अपनी आइडियोलॉजी बताता है कि अगर बियॉन्ड मिज़ाय से पहले मिलकर मिज़ाय को अपने प्लान के बारे में बताता तो मिज़ाय सिर्फ बियॉन्ड की ही हेल्प करता। एंड इवन आफ्टर वॉचिंग चेयरमैन नेट्रोस वीडियो वो तब भी बियॉन्ड की ही हेल्प करता, क्योंकि मिज़ाय की आइडियोलॉजी ये कहती है कि जो पहले आया मिज़ाय उसकी हेल्प करेगा। एंड मिज़ाय बस यही कहना चाह रहा है कि दोनों में से किसी भी पोजीशन पर होना पॉसिबल है। एंड ये किसी धोखे या शक की बात नहीं है, ये तो बस ये चीज का मामला है कि आपके लिए पहले क्या आता है। एंड इसीलिए मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अभी भी अपनी पावर सबके सामने रिवील करोगे। एंड तभी हम देखते हैं क्रोपिका को, जो अपने लैपटॉप पर देखकर बोलता है ये बेकसूर है, ये भी बेकसूर है, बेकसूर है। ओह, तो जो गद्दार है वो है सायु। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है फोर्थ प्रिंस सेरेनिक पर, जिससे मिलने आया रहता है काकेन एम्पायर के किंग का एक मैसेंजर, जो बोलता है सर सिर्फ वही लोग जिन्होंने ब्लैक व्हेल की सेलिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया है और जो किंग नासुबी होइटोरो के लीगल चिल्ड्रंस हैं, उन्हें ही सिर्फ सक्सेशन फॉर वॉर में हिस्सा लेने की इजाजत है। तो फिर टोटल कितने लोग हैं? सॉरी सर, पर मैं ये बात आपको सिर्फ सेरेमनी शुरू होने से पहले ही बता सकता हूँ। वैसे अगर सेरेमनी से पहले किसी की मौत हो जाती है
तो इस सक्सेशन वॉर को वहीं रोक दिया जाएगा। जैसे ही शिप चलना शुरू करेगी और लंबी विसल का बजना बंद हो जाएगा, ये जंग ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। और जंग के शुरू होने के बाद सरवाइव करने के लिए कोई भी क्या तरीका अपनाता है उसे हम जज नहीं करेंगे, और जो आखिरी सर्वाइवर बचेगा वो ही इस गद्दी का अगला असली वारिस बनेगा। अगर आप इस बात से सहमत है तो अपने खून की एक बूंद इसके अंदर डालिए और फिर अपना हाथ भी इसके अंदर डाल दीजिएगा। एंड इसी बीच हमको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि जो काकेन एम्पायर का किंग है नासुबी होइकोरो, उसकी टोटल 8 लीगल वाइफ्स है एंड उससे उसको 4था लीगल सन हुए है। एंड क्योंकि उसकी जो वाइफ्स है उनके बीच में कोई रैंकिंग नहीं है और ना ही बच्चे की जेंडर से सक्सेशन वॉर पर कोई ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए सभी बच्चों को उनके बर्थ ऑर्डर यानी कि पैदा होने के सीक्वेंस के हिसाब से प्रिंस कहा जाता है। जैसे फर्स्ट प्रिंस बेंजामिन, फोर्थ प्रिंस सेरेडनिक एंड सिक्स्थ प्रिंस टाइसन एंड सो ऑन। एंड अब सारे प्रिंस के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट प्रिंस है बेंजामिन एंड उसकी मदर का नाम है उन्मा। सेकंड प्रिंस है कैमिलिया जिसकी मदर का नाम है दुआजुल। थर्ड प्रिंस है चाउराई जिसकी मदर का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं प्रोबेबली मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एंड इसकी मदर का नाम है ताउचोरी। एंड एज वी ऑल नो फोर्थ प्रिंस है सेरेडनिक एंड इसकी मदर के बारे में यहाँ पे लिखा तो नहीं है, बट मैंने सर्च किया था तो इसकी मदर काकेन एम्पायर की फर्स्ट क्वीन उन्मा है। एंड इसके बाद आ जाता है फिफ्थ प्रिंस जिसका नाम है सुबेपा एंड इसकी मदर है दुआजुल। सिक्स्थ प्रिंस है टाइसन जिसकी मदर है कैट्रोनो। सेवेंथ प्रिंस है लूजरूस जिसकी मदर है दुआजुल। 8th प्रिंस है सारे अजीब नाम के साथ इसकी मम्मी का नाम है साइन कॉस इनको। 9th प्रिंस है हैंकेनबर्ग जिसकी मदर है दुआजुल। एंड इसके बाद आ जाते हैं छोटे बच्चों पर, जहाँ 10th प्रिंस कांचो एंड 11th प्रिंस फुगेत्सु, ये दोनों की मदर सेइको है। एंड इसके बाद 12th प्रिंस मोमोसे एंड 13th प्रिंस मरियरम, ये दोनों की मदर है सेवांची। एंड इसके बाद आ जाता है 14th प्रिंस वाबेल एंड इसकी मदर रहती है ओइतो। एंड इसके तुरंत बाद हम देखते हैं सेरेडनिक को जो अपनी खून की एक बूंद इस पॉट के अंदर डालता है और बोलता है ये मेरा हाथ काट के तो नहीं खाएगा ना? अरे नहीं सर, परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं करेगा। एंड इसके बाद सेरेडनिक अपना हाथ उस अजीब से पॉट के अंदर डालता है जिससे धुआं निकलना चालू हो जाता है। एंड तभी इस धुएं में से एक डॉल की साइज जितने वाली लड़की उड़ते हुए बाहर निकलती है। एंड तभी वो एक कैंडी या जेमस्टोन जैसा कुछ बनाती है एंड सेरेडनिक को खिला देती है, जिसके तुरंत बाद ही वो उड़कर पॉट में वापस चली जाती है। एंड आगे एक्सप्लेन करने से पहले ये जान लो कि सेरेडनिक एक नॉन नैनी यूजर है अभी तक स्टोरी में, जिसके चलते पॉट में से जो डॉल जैसी चीज निकली थी सेरेडनिक को वो दिखी नहीं। तभी सेरेडनिक बोलता है क्या ये खत्म हो गया? असल में तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, पर क्या सच में ये कोई तरीके की रिचुअल है? एंड तभी मैसेंजर इस स्पेशल पॉट के बारे में बताता है कि ये काके की ट्रेडिशनल राइट है जिसे द एग इनसाइड द पॉट बोला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसमें अपना खून डालते हो और आपके अंदर किंग बनने की सच्ची चाहत हो तो इससे आपको स्पेशल पावर मिलेगी। एंड इसके बारे में आगे की बात हमको सीधा काकेन एम्पायर का किंग बताता है जो बोलता है पुराने किताबों के मुताबिक काकेन के सबसे पहले राजा ने इस पॉट को बनाने का आइडिया एक जहरीले खेल से लिया था ओई। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सक्सेशन वॉर में इस पॉट का यूज करना सिर्फ सदियों पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो करना है ओई। सारे बच्चे इस पॉट से एक स्पेशल पावर बोरो कर लेते हैं और बिना उनके नोटिस किए उनके अंदर एक स्पिरिट बीस्ट पनपने लगता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है वही। हर एक स्पिरिट बीस्ट अपने मालिक के रूप और उनकी पर्सनैलिटी का आकार ले लेता है वही, क्योंकि नाजुक और कमजोर लोग कभी राजा नहीं बन सकते वही। एंड तभी हमको काकेन के किंग नासुबी होइकोरो की वो गार्डियन एंड बीस्ट दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग रहता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं ये चैप्टर खत्म करके सोने ही वाला हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ये पैनल नहीं दिखाने वाला। एंड इसमें जो टेक्स्ट लिखा होगा वही सिर्फ मैं तुमको दिखा देता हूँ। एंड अगर मेरा मन किया तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा सोने से पहले, बट मैं बहुत लेजी हूँ तो थैंक यू। एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाता है बियॉन्ड नेटवर्क पर, जो अपना खाना वाना खाता रहता है जिसके सामने मिसाइल बैठा रहता है। एंड तभी मिसाइल मिलता है 8 अगस्त, इस दिन वो शिप यहाँ से रवाना होगी जिसमें सिर्फ अब 35 बेस ही बचे हैं। किंग होइकोरो ने V5 से डायरेक्ट अपील की है क्योंकि वो हर हाल में चाहते हैं कि तुम दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, ईव पार्टी में भी और सेलिंग सेरेमनी में भी। वो सच में चाहता है कि उसका बेनिफैक्टर यानी तुम इस बेहद इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्सा बनो। तो अब मुझे उन लोगों के नाम बताओ जो ज़ोडिएक्स में तुम्हारे स्पाई है। अगर तुमने मुझे उनका नाम बता दिया
तो मैं उन्हें इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने की इजाजत तब भी दे दूंगा। एंड इसके बाद बियॉन्ड बोलता है, तुम दो चीजों को लेकर गलत फैमिली में हो। मैं किसी स्पाई को नहीं जानता और मुझे इस सेरेमनी की भी कोई परवाह नहीं है। मैं यहाँ 1 महीने और आराम से रहूंगा और खाऊंगा और सिर्फ सोऊंगा और फिर सीधे शिप पर चढ़ जाऊंगा और लगभग 2 महीने के बाद मैं उस न्यू कॉन्टिनेंट पर कदम रख चुका हूँगा। इसलिए मैं शांत बैठूंगा ताकि होइकोरो की रेपुटेशन खराब ना हो जाए। मैं तो बस इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि इसके बाद क्या होता है। मुझे किसी भी बेकार के फेस्टिवल की कोई परवाह नहीं, लेकिन इस पूरी दुनिया की नजर में मैं अभी भी एक हीरो हूँ और वो पायलट भी जो सबको इस नए न्यू वर्ल्ड पर लेकर जाएगा। और अगर काकेन जो अपनी प्राइड को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, उसने V5 और उनके पालतू कुत्तों पर यानी तुम पर प्रेशर बनाया, तो तुम खुद मेरे पास आकर गिड़गिड़ाओगे कि मैं भी इस फेस्टिवल में चलूं। एंड तभी हम देखते हैं क्रोपिका को, जो अपनी ट्राउजिंग चेन वाली एबिलिटी यूज करके ये बताता है कि बियॉन्ड बिल्कुल सच बोल रहा है एंड उसको सायू के बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड दूसरे शब्दों में इसका मतलब साफ है कि पेरिस्टन ही वो मास्टरमाइंड है जो सायू के साथ मिला हुआ है और उसका असली प्लान बियॉन्ड को ये लोग के कब्जे में से छुड़वा कर फ्री करवाना है। एंड तभी क्रोपिका बोलता है कि बियॉन्ड जो कह रहा है वो सच है, इसलिए इसको लगता है कि जब तक ये लोग डार्क कॉन्टिनेंट पहुंच नहीं जाते तब तक उसे ऐसे ही छोड़ देना ठीक ही रहेगा। जिसमें मिजाई बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी उम्मीद लगाकर बैठे हो क्रोपिका। एंड चाहे बियॉन्ड खुद भागने का ना चाहता हो, पर वो दोनों मींस पेरिस्टन और सायू उसे ऐसे करने के लिए मना भी सकते हैं। एंड इस पर क्रोपिका बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल लोगों को डार्क कॉन्टिनेंट ले जाना बियॉन्ड और काकेन के बीच के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। एंड किंग होइकोरो के इस महान अचीवमेंट को प्रूव करने के लिए वो रास्ते में होने वाली किसी भी तरह की ट्रबल को अभी फिलहाल अवॉइड ही करेगा। और अगर वो अपना वादा तोड़ता है और गायब हो जाता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो में V5 गुस्से में आकर शिप को वापस ले लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें काकेन के साथ अपना रिलेशन ही क्यों ना तोड़ना पड़े। एंड बियॉन्ड ने जो समझौता डिक्लेयर किया है उसकी वजह ये है कि वो अभी केओस से बचना चाहता है और इसीलिए यही सबसे बड़ी वजह है कि सायू के लिए अभी एक्शन लेना बिल्कुल बेवकूफी होगी। एंड तभी मिजाई बोलता है कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमें कुछ ना करते देख वो लोग भागने की तैयारी शुरू कर दे। तो क्या हमारे पास इसके लिए कोई काउंटर मेजर रेडी है? लेकिन तभी क्रोपिका इसकी बात काट कर बोलता है, मैं सिर्फ वीडियो का पहला पार्ट ही देख पाया हूँ, तो क्या सायू ने अपनी असली पावर रिवील कर दी थी? एंड तभी हम देखते हैं सायू को जो बोलता है, मैं 3 तरह के मंकीज यूज कर सकता हूँ। सी नॉट मंकी जो देख नहीं सकता, हियर नॉट मंकी जो सुन नहीं सकता और से नॉट मंकी जो बोल नहीं सकता। एक इडियट भी इसका मतलब आराम से समझ जाएगा। अगर दुश्मन पर मंकीज के अटैक सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो उनके देखने, सुनने और बोलने की क्षमता को चुरा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये बियॉन्ड पर भी काम करेगा। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि दुश्मन शायद तक यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है। अगर कोई पर्सन मेंटली और फिजिकली एकदम फिट है और अचानक से उसके ये 3 सेंसेस चले जाएं, तो उसके लिए अपनी पावर को यूज करना या मेंटेन रखना नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात ये है कि जो पावर टाइप लोग होते हैं, जो दिखने में लगता है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सबसे पहले पैनिक कर जाते हैं और आप उनकी मूवमेंट्स को आराम से देख सकते हैं। और एक बार जब वो कमजोर हो जाते हैं तो मैं बस अपने निम्बो से उन्हें पीट देता हूँ। तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी पावर्स को इस कमरे से बाहर लीक मत होने देना। एंड इसके बाद क्रोपिका अपनी ड्राउजिंग चेन वाली एबिलिटी को यूज करते हुए बोलता है, जब वो अपने पावर के बारे में बात करता है तो वो एकदम अलग दिखाता है उसके मुकाबले जैसा वो तुम्हारे बोलने के बाद था। ऐसा लग रहा है वो एकदम काम है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने हार मान ली है और वो अब सच बोल रहा है। लेकिन जैसा वो साउंड कर रहा है उसके बिल्कुल उल्टा, वो असल में अंदर से शांत महसूस कर रहा है कि उसे झूठ नहीं बोलना पड़ रहा। वो अपने पावर को लेकर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है और वो पक्का बियॉन्ड की साइड है। मैं उनकी आवाज सुने बिना ही ये बात साफ बता सकता हूँ कि वहाँ का माहौल अभी कुछ ज्यादा ही टेंस है।
वो सब एक दूसरे पर भरोसा तो करना चाहते हैं, मगर उसी के साथ साथ उन्हें इस बात का डर भी सता रहा है कि कोई उनके पावर की इंफॉर्मेशन लीक ना कर दे और एक इनोसेंट इंसान नॉर्मली ऐसा ही बिहेव करेगा। मेरा अंदाजा यही है कि सायू ही अकेला स्पाई है। दुश्मन की साइड को ये बिल्कुल नहीं पता है कि हम इस बात से वाकिफ हो चुके हैं, तो हमें इस एडवांटेज का पूरा इस्तेमाल करना होगा। बिना करंट स्ट्रक्चर को बदले हमें फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स और सर्वेलेंस कैमरा फुटेज के जरिए सायू के एक्शन पर नजर रखनी चाहिए, जिसके चलते हमें एनिमे के प्लान के बारे में भी पता चल जाएगा और हम फिजिकल एविडेंस भी गैदर कर पाएंगे। एंड मिजाई बोलता है तो हमें उन्हें अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि उनके बहुत करीब चिपके रहने से बेहतर और कम शक पैदा करने वाला तरीका यही होगा। एंड अब जब हम सायू की पावर्स के बारे में जानते हैं तो इससे हम उनके भागने के रास्तों को पहले ही समझ सकते हैं। दुश्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके पावर की नेचर को ध्यान में रखते हुए डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ही एस्केप करने का डिसीजन लेना उनके लिए सबसे ज्यादा आसान होगा। एंड तभी क्रॉपिका बोलता है अगर हम उनके इस प्लान को सबसे सेफ तरीके से रोकना चाहते हैं तो हमें सायू को डार्क कॉन्टिनेंट पर लैंड करने से पहले ही अपने कब्जे में करना होगा, जिस पे मिजाई भी हाँ बोलता है। एंड तभी क्रॉपिका बोलता है अगर हमने सायू को बहुत पहले ही अरेस्ट कर लिया तो एनिमे टीम के पास अपने प्लान को बदलने के लिए बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा और इस बात की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उन्होंने अपना ओरिजिनल प्लान न्यू कॉन्टिनेंट पर फेस्टिवल के ठीक बाद एग्जीक्यूट करने का सोचा होगा और इसी वजह से हमें बियॉन्ड के रियलाइज किए बिना ही न्यू कॉन्टिनेंट पहुंचने से ठीक पहले सायू को कैप्चर करना होगा। ये और भी बेहतर तब होगा अगर हम उसे रिस्ट्रेन करने से पहले कुछ पुख्ता सबूत ढूंढ सके, क्योंकि अगर बाकी मेंबर्स ने हमसे पूछा कि हम उसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं तो हमारे पास एक एक्सक्यूज भी हो जाएगा। एंड तभी मिजाई बोलता है अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं हुआ तो। एंड इस पर क्रॉपिका बोलता है मैं भी वही पूछना चाहता था, अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं हुआ तो हमें उन्हें बताना ही पड़ेगा कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, पर तब क्या होगा। एंड इस पर मिजाई बोलता है कि हमारे बीच पक्का झगड़ा शुरू हो जाएगा, वो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। एंड तभी क्रॉपिका बोलता है क्योंकि आपने अपने दम पर काम किया और एक नए लड़के का सहारा लिया, जिसमें मिजाई बताता है कि वो बात तो है, लेकिन जब मिजाई ने अपनी पावर रिवील की थी तो उसके बाद मिजाई कुछ ज्यादा ही बोल गया था, जिससे चलते बहुत से लोग इस बात से खुश नहीं होंगे। एंड तभी मिजाई बोलता है कुछ लोग रिजल्ट की परवाह करते हैं पर साथ ही उन्हें तरीकों की भी परवाह होती है और कुछ लोग तो रिजल्ट से ज्यादा तरीकों को अहमियत देते हैं। हालात इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कि हमें पूरी तरह रिव्यू करना पड़ जाए कि डार्क कॉन्टिनेंट में हमारा मिशन किस तरह से अंजाम दिया जाने वाला है। असल में अपनी पावर्स को एक दूसरे के सामने रिवील करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने अपनी यूनियन को और ज्यादा मजबूत कर लिया है, जिस पर क्रॉपिका बोलता है बिल्कुल सही। वो लोग इस बात को जानकर बिल्कुल भी पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करेंगे कि उस सब के पीछे का असली कारण सिर्फ एक दिखावा था। एंड यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है, लेकिन इस सीन से एक बात हमको समझ में आ जाती है कि सायू धब्बा हो चुका है। इस बात का आइडिया सायू को बिल्कुल नहीं है एंड सायू एक स्पाई है, ये बात की जानकारी अभी के लिए हिडन है एंड सिर्फ क्रॉपिका और मिजाई के पास ही है। एंड शायद से ये लोग सीडर यानी कि चिलाडे को भी आगे जाके बता भी सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। एंड तभी यहाँ पर चिलाडे आ जाती है जो मिजाई को आवाज लगा के वापस बुलाती है। एंड तभी क्रॉपिका को एक फोन आता है जहाँ फोन के उस तरफ वाला खबरी बोलता है क्या तुमने काकेन की गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही उस वेबसाइट को देखा है, जिस पर क्रॉपिका नहीं बोलता है तो ये खबरी बोलता है काकेन के प्रिंस अब अपने लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहे हैं। उनका असली काम यात्रा के दौरान प्रिंस को प्रोटेक्ट करना होगा और किसी भी तरीके के खतरनाक एलिमेंट्स को रास्ते से हटाना होगा। एंड तभी हम देखते हैं चिलाडे को जो बोलती है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिन हंटर्स को हमने अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट में एलिमिनेट कर दिया था वो अब इन प्रिंस के बॉडीगार्ड बनकर शिप पर बोर्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। एंड तभी क्रॉपिका बोलता है क्या तुम जानते हो किन किन प्रिंस ने ये रिक्वेस्ट भेजी है, जिस पर क्रॉपिका का खबरी बोलता है हाँ वो लोग अपने रिवॉर्ड को इस तरह रिमूव कर रहे हैं जैसे उनके बीच आपस में कोई कंपटीशन चल रहा हो। एंड हाँ वहाँ टोटल 6 रिक्वेस्ट आई है। एंड तभी सीन थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है जहाँ क्रॉपिका बोलता है काकेन के 6 प्रिंस इस समय अपने लिए सबसे बेहतरीन प्रो हंटर को बॉडीगार्ड के तौर पर रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि प्रो हंटर के अप्लाई करने के लिए उन्हें अपना ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और अगर किसी एक नंबर से 2 अलग अलग रिक्वेस्ट आती है
है तो वो प्रो हंटर तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड इसी पर एक अननोन बंदा बोलता है, लेकिन अगर कोई प्रो हंटर अपनी असली पहचान छुपा कर अप्लाई करे तो, जिस पर क्रॉपिका बोलता है, तो वो पहले ही इनएलिजिबल हो जाएगा। ये एक ऐसा मिशन है जहां प्रिंस के बिल्कुल आसपास हर समय लगातार मौजूद रहना जरूरी है, और अभी इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन 6 प्रिंस में से कोई एक मेरा असली टारगेट फोर्थ प्रिंस सेरेनिक हो, और प्रिंस के इतने करीब पहुंचने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। और इसी वजह से आप में से हर एक इंसान अलग अलग प्रिंस का बॉडीगार्ड बनकर अंदर इन्फिल्ट्रेशन करेगा। एंड तभी इजुना भी बोलता है, सीलिंग के ठीक 1 महीने पहले ऐसे रिक्वेस्ट आना साफ इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा और अचानक बुरा हादसा हुआ है, जिसके लिए उन्हें इस काउंटर मेजर की जरूरत पड़ी। एंड तभी हांजो बोलता है, टारगेट नंबर 4 सेरेनिक इन 6 लोगों में से नहीं होगा। प्रिंस नंबर 1 बेंजामिन एंड प्रिंस नंबर 4 सेरेनिक की माँ एक ही है, यानी ये लोग इस गंदे खेल के पुराने खिलाड़ी, और इनके पास अपनी खुद की असली प्राइवेट फोर्स होगी जिस पर ये लोग आराम से आग बंद कर भरोसा कर सकते हैं। एंड बाशो भी इस बात से एग्री करते हुए बोलता है, ऐसे अचानक से मार्केट से बॉडीगार्ड खरीदना किसी एमेच्योर यानी कच्चे खिलाड़ी का काम है। उसका अंदाजा ये है कि नाजुक और बिना एक्सपीरियंस वाले लोग पक्का प्रिंस नंबर 5 से लेकर प्रिंस नंबर 8 के बीच के होंगे। एंड इस पर मेलोडी बोलती है कि प्रिंस मासूम और कमजोर है, ये तो अच्छी बात ही हुई ना, क्योंकि हम लोग इन लोग का भरोसा और आसानी से जीत जाएंगे, और एक बार ये लोग हमको भरोसा करना चालू कर दे तो हम बड़े प्रिंस से भी मिल लेंगे और उनके और ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं। एंड तभी बिस्किट क्रूगर यानी अपनी बिस्की बोलती है, सक्सेशन की ये लड़ाई हमेशा एक भयानक और डिस्गस्टिंग रूप ले लेती है। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर कुछ प्रिंस अभी से अपने रास्ते के खतरों को हटाने के लिए चाले चलना शुरू कर दे। एंड तभी क्रॉपिका साफ बोलता है कि मुझे हर हाल में उस फोर्थ प्रिंस के जितना करीब हो सके पहुंचना है। तुम्हें बस वही सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है जो हमारे इस मिशन में काम आए, बाकी सब मैं तुम्हारी समझ के ऊपर छोड़ता हूँ। एंड ये कैरेक्टर से तुम्हें इंट्रोड्यूस भी करवा देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है इजुनाबी, जो क्रॉपिका का नैन मास्टर है। इजुनाबी वही शख्स है जिन्होंने क्रॉपिका को नैन के बेसिक्स और कॉन्जुरेशन एबिलिटी सिखाई थी। एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है हांजो। इसने अपने हंटर एग्जामिनेशन में भी अपीयरेंस दी थी, एंड हंटर बनने के लिए इसने गॉन से भी फाइट की थी, याद ही होना चाहिए। तीसरा नंबर बाशो एंड चौथी नंबर मेलोडी। ये दोनों हमको पहली बार यॉर्क न्यू सिटी आर्क में देखने को मिले थे, जहाँ पर बाशो नियो नोस्ट्रेट का बॉडीगार्ड बनकर शामिल हुआ था, एंड उसने क्रॉपिका के साथ अलायंस भी फॉर्म कर रखी है, जिसके चलते ये लोग एज अ कलीग वर्क भी कर चुके हैं। एंड चौथे नंबर पे आ जाती है मेलोडी, जिसके बारे में मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। एंड फिफ्थ कैंडिडेट है बिस्किट क्रूगर, जिसके बारे में अगर तुमने मुझसे गलती से भी पूछ लिया तो इसका मतलब यही है कि तुम हंटर के फैन ही नहीं हो। लेकिन ये बात जान लो कि बिस्की यहाँ पर किलवा के रिक्वेस्ट करने पर आई है। एंड तभी बाशो पूछता है, जितना हो सके उतना करीब, मतलब हम यहाँ कितने करीब होने की बात कर रहे हैं। एंड जिस पर क्रॉपिका बोलता है, आइडियली इतना करीब कि मैं उसे टच कर सकूं, और इस तरह मेरे पास ज्यादा पॉसिबल ऑप्शन होंगे और मैं अपनी एबिलिटीज को पूरी प्रिसीजन के साथ यूज कर पाऊंगा। और अगर किसी तरह मैं वॉयेज की ईव से पहले ही फोर्थ प्रिंस सेरेनिक के साथ हाथ मिला लेता हूँ तो तुम इस पूरी शिप वाली चीज को कैंसिल भी कर सकते हो और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड तभी बिस्की बोलती है, अरे रुको एक सेकंड, कैंसिल से तुम्हारा मतलब इस बॉडीगार्ड वाली प्रोसेस से है ना, तुम्हारी ओरिजिनल रिक्वेस्ट से तो नहीं है ना? क्योंकि आखिरकार जब हम इन बॉडीगार्ड वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो तुम्हारे साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका होगा। लेकिन अगर हम इस बॉडीगार्ड वाले प्लान में सक्सीड होते हैं तो तुम हमें सही से कॉम्पेंसेट तो करोगे ना? एंड इस पर क्रॉपिका बोलता है, ऑफ कोर्स वो तो बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर तुम्हारे पास समझने का एक नॉर्मल लेवल होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी चीजों को कंफर्म करने की जरूरत पड़ती। एंड इस पर बिस्की गुस्सा होकर बोलती है, तुम यहाँ सुनो, मैं नहीं जानती कि तुम खुद को क्या समझते हो, पर मैं तुम पर सिर्फ इतना ही भरोसा करती हूँ जितना दूर मैं तुम्हें फेंक सकूं। एंड इस पर क्रॉपिका बोलता है, और मैं ये बात किसी ऐसे पाखंडी से नहीं सुनना चाहता जो मिलने वाले हर एक इंसान के सामने नखरे दिखाती हो। और ये बात से बिस्की को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन बिस्की यहाँ पर किलवा की रिक्वेस्ट करने से आई थी, तो जब किलवा फोन पर बात कर रहा था क्रॉपिका से तो उसने ये सिचुएशन प्रिडिक्ट कर ली थी कि ये दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो बिस्की को मनाने का सबसे इजी रास्ता है चापलूसी करके। एंड क्रॉपिका बोलता है, अपने क्लैन मेंबर्स को वापस पाने के लिए ये सब बस उसी के लिए है। आखिरकार अगर किलवा ने आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया होता तो आप जैसी रेयर, डेलिकेट और एलिगेंट यंग गर्ल मुझ जैसे इंसान की रिक्वेस्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है ना?
और वैसे भी आप एक बॉडीगार्ड के मुकाबले एक प्रिंसेस बनने के लिए ज्यादा सूटेबल है, तो अगर आप अभी भी पीछे हटना चाहती है तो आपके पास ये आखिरी मौका है। एंड इसके बाद बिस्की पिघल जाती है एंड क्रॉपिका अपने मन में बोलता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एंड उसके बाद सबको बोलता है तो क्या आप सब तैयार है, तो अब कृपया अपने डेटा को अपने रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स को सेंड कर दीजिए। एंड इसके बाद क्रॉपिका अपने मन में बोलता है क्लाइंट सिर्फ उनकी लीगल वाइफ्स ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी हैं। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो किसी उलझी हुई सिचुएशन या रिलेशनशिप में हो। और जाहिर है जो हमें शुरुआत में बताया गया था उसके अलावा हमें किसी और चीज के बारे में पता होने का सवाल ही नहीं उठता। इन सभी 6 लोगों की रिक्वेस्ट लगभग सेम है, बस उनकी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन फर्क चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये एक ऐसा क्लू हो सकता है जो मुझे मेरे टारगेट के और भी करीब ले जाए। इसलिए मुझे सही वाला चुनना होगा। तो मुझे किसे चुनना चाहिए, वो इंसान जिसने अपनी रिक्वेस्ट सबसे पहले डाली है, या वो इंसान जिसने सबसे आखिरी में डाली है, या वो जिसने सबसे ज्यादा पैसे ऑफर किए हैं, या वो इंसान जो शुरुआत से ही बॉडीगार्ड्स की कंपटीशन में शामिल नहीं था, या वो इंसान जो सबसे जल्दी कंपटीशन से बाहर हो गया, या वो जिसका बॉडीगार्ड बनने के लिए अनगिनत शर्तें हैं, या वो जिसके लिए एक भी शर्तें नहीं है। एंड क्रॉपिका इस बारे में इतना सोचता है कि राइटर्स ने भी यहाँ पर एसेट्रा लिख दिया, लेकिन इन सब के बीच में वो इंसान जो मुझे मेरे टारगेट के सबसे करीब पहुंचाएगा वो इन दोनों में से ही कोई एक है। एक प्रिंस के अंदर मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस दिखाने की काबिलियत होनी चाहिए और वो मुझे इन दोनों में नजर आई है। एक ने कंपटीशन के रिजल्ट से सबसे ज्यादा कॉम्पेंसेशन डाली है, जबकि दूसरे ने अपनी कॉम्पेंसेशन बदलने से इनकार कर दिया। पहली बात ये हो सकती है कि जीत हासिल करने के लिए उसने सबसे ज्यादा कॉम्पेंसेशन दी। कभी न हारने वाले इरादे के साथ वो एक ऐसा बंदा है जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। वहीं दूसरे वाले ने जिसने अपनी कॉम्पेंसेशन बिल्कुल नहीं बदली, उसके अंदर जबरदस्त कमांड, आत्मविश्वास और सेल्फ कंट्रोल है। और इस प्रोफाइल के हिसाब से जो सबसे ज्यादा मैच करता है वो प्रिंस हैंकेनबर्ग है, और मुझे यकीन है कि इन दोनों में से ही वो कोई एक है। एंड उसके बाद हमको हैंकेनबर्ग के बारे में बताया जाता है, जहाँ उसने 15 साल की उम्र में ग्रेड स्किप करके दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मेवाल में एडमिशन लिया था। वहाँ उसने फिजिक्स पढ़ी और आर्चरी के वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम्पीट करके गोल्ड मेडल भी जीता। प्रिंस के बीच में भी उसकी अचीवमेंट सबसे अलग और आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन उसकी अपनी माँ और दोनों बहन के साथ उसका रिश्ता खराब था। एंड वो हमेशा यही कहता था कि यह उसकी बुरी किस्मत थी। और सच कहूँ तो महल के अंदर भी वो किंग के कंट्रोल से बाहर था। वो लोग उसे किसी भी तरह हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और वो जब ग्रेड स्कूल में ही था तभी उन्होंने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिट करवा दिया था, जिससे ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि उसे देश से निकाल दिया गया है या वो किलर से छुप रहा है। उसने खुद एक बार फेसबॉक्स पर पोस्ट किया था कि सेरेनिटी एक लौता ऐसा प्रिंस है जो मुझे एक्सेप्ट करता है। अकेलेपन और गुस्से के एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ उसे सिर्फ एक ही ऐसा इंसान मिला था जो उसके साथ सिंपैथी रखता था और उसे समझता था। और अगर अलग होने के बावजूद वो उस इंसान से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में था, तो इस बात के हाई चांसेस है कि शिप पर एक साथ होने पर वो दोनों जरूर मिलेंगे। उनकी प्रोफाइल को देखकर लगता है कि दूसरा बंदा या तो प्रिंस नंबर 6 है या प्रिंस नंबर 10। इन दोनों के पास खुद इंटरव्यू लेने की कोई ठोस वजह भी नहीं थी, सिवाय इसके कि दोनों को उनके लुक्स के बेसिस पर बॉडीगार्ड चुनना पसंद था। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो इतने घमंडी थे कि अपनी सोशल नेटवर्किंग अपडेट पोस्ट करते रहे। खैर जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी का भी सेरेनिटी के साथ कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी करके मुझे पता लगाना होगा कि इनमें से हैंकेनबर्ग कौन है। एंड तभी इजुना भी क्रॉपिका को बोलता है बाकी सब ने अपनी नोटिस भेज दी है, बस अब तुम और मैं ही बचे हैं। एंड इस पर क्रॉपिका सोचता है लगता है मुझे अपनी पहली गट फीलिंग के साथ ही जाना चाहिए। हैंकेनबर्ग के साथ डील करना बहुत मुश्किल होगा, उसके खुद के लिए भी और उसके आसपास के लोगों के लिए भी, और इसीलिए इसे तो यही बंदा होना चाहिए। एंड ये सोचता है क्रॉपिका रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। एंड इसके बाद इजुना भी अपना रिक्वेस्ट भेजने लग जाता है।
एंड तभी हांजो और बाशो को तो उनका रिस्पॉन्स भी मिल गया रहता है एंड हांजो को तो होटल होई होई में 7 बजे मिलने के लिए भी बुला लिया गया रहता है। एंड तभी क्रोपिका बोलता है और मुझे भी मेरा रिस्पॉन्स मिल गया, लेकिन मेरी लोकेशन कुछ अलग है, पर वैसे भी ये होटल भी होइगोकू फैमिली द्वारा ही मैनेज किया जाता है। अगर तुम्हें कोई भी क्लू मिले तो मुझसे तुरंत कांटेक्ट कर लेना, लेकिन अगर वो बाहर जाने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल रखने की डिमांड करें तो जैसा तुमने गेस किया ही होगा, क्यू का यूज करना। जिस पर सभी हाँ बोलते हैं एंड फिर क्रोपिका यहाँ से निकल जाता है। एंड इसके बाद क्रोपिका को जो लोकेशन मिली थी, क्रोपिका वहां जाता है एंड वहां जाने के बाद वो कमरे के अंदर देखता है कि यहाँ तो सिर्फ एक चेयर है और उसके ऊपर एक लेडी एंड एक बच्चा है। एंड क्रोपिका हैरान होकर बोलता है, क्या 14th प्रिंस वॉबल? एंड उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद ओइतो बोलती है, तुम थोड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, जिस पे क्रोपिका बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। एंड इस पर ओइतो बोलती है, अरे चिंता मत, आखिरकार इससे मुझे और यकीन हो गया है कि तुम वही इंसान हो जिसके हमें तलाश थी। एंड इस पर क्रोपिका बोलता है, आपका मतलब क्या है? जिस पर ओइतो एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि जिस तरह के इंसान की हमें तलाश थी वो ऐसा बंदा होता जो हमारे प्रोफाइल को देखकर ये सोच के यहाँ आया होता कि मैं प्रिंस हैंकेनबर्ग हूँ। एक ऐसा बंदा जो अपने मकसद के लिए यहाँ तक पहुँचता, चाहे उसके पास कितने ही कम क्लूज क्यों ना हो। रिक्वेस्ट डेटा में ये रूल था कि किसी भी प्रिंस को कोई स्पेसिफिक या खास रिक्वेस्ट करने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ कॉम्पनसेशन की अमाउंट को चेंज करने की इजाजत थी। बाकी सारा डेटा एक फिक्स फॉर्मेट के हिसाब से ही कलेक्ट किया गया था। इसका रीजन ये था कि अगर प्रिंस को कोई स्पेसिफिक डेटा देने की परमिशन होती तो किसी प्रिंस का असैसिनेशन करने वालों के लिए इन्फिल्ट्रेट करना बहुत आसान हो जाता, और साथ ही लोगों को ज्यादा पॉपुलर प्रिंस के पास भीड़ लगाने से रोकने के लिए भी ये किया गया। और जिसके ऊपर ये दोनों बातें अप्लाई होने लगती है वो है प्रिंस हैंकेनबर्ग, और मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद भी ये बात जानते हैं। इसी वजह से उसने शुरुआत में कोई रिक्वेस्ट डाली ही नहीं थी। प्रिंस हैंकेनबर्ग के साथ डील करना काफी हार्श और मुश्किल है, उसके अपने लिए भी और उसके आसपास के लोगों के लिए भी। वो रूल से ऊपर तो नहीं जा सकता था, लेकिन अगर उसके जानने वालों को पता चलता कि वो बॉडीगार्ड्स की सर्च में शामिल है तो वो ऑफर्ड कंपनसेशन को सीधा 0 कर सकता था। वो रॉयल फैमिली की सरकार को जड़ से बदलना चाहता था, और उसके इसी खुले एटीट्यूड की वजह से उसके पास सपोर्टर्स जमा होने लगे। धीरे धीरे वो पावर और अथॉरिटी हासिल करने लगा, और इसके नतीजे में उसके असैसिनेशन की अफवाहें लगातार फैलने लगी। यहाँ तक कि उसके सपोर्टर्स में से भी कुछ लोग उसका यूज कर रहे थे, उसकी इमेज बदलकर एक डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए। उसकी सपोर्टर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम जिन लोगों को उससे दूर रखने का काम करती थी वो मोस्टली या तो किलर्स होते थे या तो फेक सपोर्टर्स। लेकिन हमारे लिए ये सब फायदेमंद था, क्योंकि इससे एक गिव एंड टेक यानी आपस की लेन देन वाली सिचुएशन बन सकती थी। जब तक उसके जान के पीछे पड़े लोग हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आखिरकार जो लोग उसे कंट्रोल और मैनिपुलेट करना चाहते हैं उन्हें उसके वीक पॉइंट्स और उस तक पहुंचने का रास्ता पता होगा। एंड तभी क्रोपिका बोलता है, आप किस बारे में बात कर रही है? एंड इस पर ओइतो बोलती है, तुम कुछ भी नहीं समझे, तुम यही कहना चाहते हो ना कि सक्सेशन के कैंडिडेट के आम तरीके से एक साथ आने में क्या बुराई हो सकती है, जहाँ प्रोज अपनी ड्यूटी को प्रोफेशनली संभालेंगे, चाहे वो सिर्फ पैसे के लिए ही क्यों ना आए हो। एंड क्रोपिका बोलता है, ऐसे लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका होगा जो अपने छुपे हुए इरादों के साथ प्रिंस के करीब आना चाहते हैं। एंड तभी ओइतो बोलती है, नहीं, सिर्फ यही एक अकेली बात नहीं है। यहाँ प्रो बॉडीगार्ड शायद वीवीआईपी लोगों को बचाने में स्पेशलाइज करते हो, लेकिन उन्हें खुद आगे होकर लोगों को मारने की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। एंड तभी क्रोपिका बोलता है, आप बात कर रही हैं कि अगर रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करने की जरूरत पड़े तो। एंड ओइतो बोलती है, ये सफर एक सर्वाइवल मैच बनने वाला है, एक ऐसा सफर जो तब तक चलेगा जब तक सिर्फ एक ही प्रिंस ना बच जाए। बड़े और पावरफुल प्रिंस जिन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उनके पास एक सर्टेन लेवल की पॉलिटिकल पावर और एसेट्स है। उन्होंने अपनी प्राइवेट फोर्स पहले से ही फुल्ली प्रिपेयर करके रखी होगी, और ऐसे प्रिंस इस सक्सेशन वॉर का खुले दिल से स्वागत करते हैं। एंड तभी क्रोपिका पूछता है, क्या कोई ऐसा नहीं है जिसने इसका विरोध किया हो या इसे रिजेक्ट किया हो? जब तक वो आपकी बात सुन रहे हैं आपको इस बारे में वो सब कुछ करना चाहिए जो आप कर सकती हैं।
एंड इस पर ओई तो बोलती है, अरे बिल्कुल, अगर मैं इससे बाहर निकल सकती तो मैं जरूर निकल जाती। यहाँ तक कि अपनी पत्नी और बच्चों से भी किंग होइगू को यही चाहते हैं कि उनके अंदर रॉयल फैमिली की काबिल ताकत और ढंग हो। राजा के बच्चे यानी प्रिंस की परवरिश करना उनकी पत्नी का फर्ज है। एक ऐसा बच्चा जो ये यकीन रखता हो, जिसे जरा सा भी शक ना हो कि वो आगे चलकर राजा बनेगा। एक प्रिंस होने का असली मतलब यही होता है। अगर राजा बनने का मौका मिले तो किसी भी प्रिंस को उसे तुरंत ले लेना चाहिए एंड ये नेचुरल बात है। एक प्रिंस को ऐसे ही सोचना चाहिए और जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आए कि तुम राजा बन सको तो तुम्हें उससे रिजाइन नहीं करना चाहिए या उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो राजा के बच्चे नहीं रहते और ना ही वो प्रिंस रहते हैं। यही बात हमें सिखाई गई है। राजा द्वारा हमारे दिमाग में यही बात बैठाई गई है। हार कर भागने वाले का क्या हश्र होता है, ये गेस करना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। और हम जो सबसे वीक पोजीशन में है, हमारा ट्रम्प कार्ड प्रिंस हैंकेनबर्ग है। अगर इस सक्सेशन वॉर के जरिए अगले राजा को कैसे चुना गया उसकी सारी डिटेल्स पब्लिक हो जाए तो राजा बनने पर ये बात उसके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगी। हमारे पास उसे थ्रेटन करने के लिए काफी एक्सप्लोसिव सबूत है, यानी ऐसे गवाह जो गवाही देने को भी तैयार है। और अपनी सेफ्टी खरीदने के लिए हम यही एक कार्ड खेल सकते हैं। मैं नहीं पूछूंगी कि तुम यहाँ कैसे आए या किस मकसद से आए हो, लेकिन अगर तुम हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो और इस शिप से निकलने में हमारी मदद करते हो तो हम तुम्हें तुम्हारी तय कंपनसेशन से 10 गुना ज्यादा पैसे देंगे। या फिर अगर तुम अभी बताई हर बात को राज रखते हो और वहां वापस लौट जाते हो जहां से तुम आए हो तो मैं तुम्हें अभी वाली ओरिजिनल कंपनसेशन दे दूंगी। आखिरकार मैं किसी ऐसे पोजीशन में नहीं हूँ कि तुमसे कुछ जबरदस्ती करवा सकूं। एंड तभी क्रॉपिका बोलता है, और मैं भी अभी इस पोजीशन में नहीं कि मैं तुमसे कुछ जबरदस्ती करवाऊं, लेकिन अगर आप मेरी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आप दोनों की रक्षा करूंगा। एंड इसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है जहाँ क्रॉपिका ने अपने प्लान के बारे में इसको बता दिया रहता है, जो ऑफ कोर्स हमको नहीं बताया गया है, लेकिन मे बी वही वाला प्लान है कि सरेंडर को एक बार टच करना है या स्टफ लाइक दैट। जिसपे ओई तो बोलती है, बहुत अच्छी बात है, मैं ये करूंगी, चाहे ये एक सर्वाइवल डेथ मैच ही क्यों ना हो। इस शिप पर और भी पैसेंजर है तो हम किसी को खुलेआम मारने नहीं निकल सकते। हमें बाकी सबके सामने अपना दिखावा बनाए रखना होगा। हमें दूसरे वीआईपीज के साथ बैंकेट्स और पार्टीज अटेंड करना शामिल होगा और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कम से कम उसके पास से गुजरने का एक मौका तो बना ही सकूंगी। तुम्हें शायद ये पहले से ही पता हो, लेकिन बाहर से चाहे हम सब बराबर दिखे, लेकिन इसके पीछे अपर रैंक और लोअर रैंक की वाइफ के स्टेटस में एक बहुत ही ज्यादा सख्त और गहरा फर्क है। प्रिंस के बीच में भी हम उस हायरार्की को नहीं तोड़ सकते। अगर हमने तोड़ा तो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। एंड इसके बाद क्रॉपिका बोलता है कि वो ये सारी बातें समझ गया एंड ओइतो को भी बोल देता है कि ज्यादा अपने आप को फोर्स वगैरह मत करना और कोई ऐसी सिचुएशन मत बना देना जिससे आगे चल के ओइतो को ही उस बात की चिंता करनी पड़ जाए। एंड इसके बाद ओइतो अपना थोड़ा पास बताती है जहाँ वो बोलती है कि कैसे वो एक गधी लड़की थी, एक गरीब परिवार से आती थी एंड उसके बाद वो किंग के साथ प्यार में पड़ गई, जहाँ ये दोनों का लव एट फर्स्ट साइड वगैरह था। एंड ओइतो का ड्रीम सबसे पहले यही था कि भाई उसके पास बहुत सारा पैसे होंगे, रिच होगी, वेल्दी होगी एंड ये लाइफ एक लग्जूरियस लाइफ रहेगी। लेकिन जैसे ही वॉबल पैदा हुई एंड ओइतो ने उसके फेथ के बारे में जाना कि कैसे एक दिन आएगा जहाँ उसके खुद के भाई ही उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। एंड इसके बाद शी ब्रोक डाउन एंड ओइतो सेज कि एट लास्ट उसको ये फाइनली रियलाइज हो गया था कि उसके लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज क्या थी, जो कि प्रिंस वॉबल है। लेकिन उसकी जान इस सक्सेशन वॉर के कारण खतरे में आ चुकी है। एंड रोते हुए ही क्रॉपिका को बोलती है कि क्या तुम मेरी बेटी को गोद में लेना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं क्रॉपिका को जो पहली बार वॉबल को अपने गोद में उठाता है। लेकिन तभी ये चैप्टर की एंडिंग से पहले हम देखते हैं इजुनाबी को, जो बन चुका है 6th प्रिंस टाइसन का बॉडीगार्ड एंड बिस्किट बन चुकी है 13 प्रिंस मायाराम की बॉडीगार्ड, बाशो बन चुका है 7th प्रिंस लूजरूस का बॉडीगार्ड, मेलोडी बन चुकी है 10th प्रिंस काजू की बॉडीगार्ड, हांजो बन चुका है 12th प्रिंस मोमोजे का बॉडीगार्ड। एंड तभी इस पेज के एंडिंग में हमको दिखाया जाता है काकेन का ये मटका, जिसके साथ यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा रहता है एंड ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड जब तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी रखी है तो मेरे पास एक सवाल है कि अगर बाई चांस काकेन का ये पॉड कौन यूज करता है तो उसके साथ क्या होगा, कमेंट्स में बता देना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।